So we are studying about the molecular basis of inheritance, and it is the third lecture. Here the molecular biology we are discussing, molecular basis of inheritance. ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं. इनहेरिटेंस का मतलब हेरिडिटी है, और हेरिडिटी मतलब जब एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं. ये जो प्रक्रिया है उसके पीछे जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जीन का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है वो यहाँ इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है. मैंने आपको बताया कि जब आप लोग जेनेटिक्स का स्टडी कर रहे हो तो उससे पहले आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम ब्रांच है जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता रखती है, और यहाँ हर एक मॉलिक्यूल का इन डिटेल स्टडी किया जाता है. तो चाहे डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, मतलब आपने बायो मॉलिक्यूल्स ये जो चैप्टर स्टडी किया है वहाँ जो भी लर्न किया है वो बायोकेमिस्ट्री का है. बायोकेमिस्ट्री भी एक ब्रांच है जो लाइफ साइंसेस में बहुत अहमियत रखती है, लेकिन साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये वो ब्रांच है जो जेनेटिक्स को समझाने के लिए ज़रूरतमंद है. अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो आप जेनेटिक्स का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते. दूसरी बात, यहाँ जब जेनेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया कि हम ये मतलब पहले ही जब जेनेटिक्स का शुरू करना, जेनेटिक्स के चैप्टर शुरू करना ये चैलेंज की बात होती है, क्योंकि बच्चों को जेनेटिक्स टफ जाता है. वैसे पूरे लाइफ साइंसेस में जेनेटिक्स जो है ये टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन दूसरी साइड ऐसी है कि ये सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है. और एक बार आप लोगों को साइटोलॉजी समझ में आ गई, सेल बायोलॉजी समझ में आ गई, जो 3 चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड में हमने लर्न किए हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, जो आपको संडे को एग्जाम को है. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम जैसे माइक्रो बॉडीज, उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, देन इंटरपेजिक न्यूक्लियस, क्रोमोसोम के टाइप, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, देन उसके पहले राइबोसोम 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, देन उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल. फिर अलग अलग 3 प्रकार के मॉडल प्रपोज किए थे, लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही वो परफेक्ट मॉडल है जो यहाँ हमने एक्सेप्ट किया है. उसका थ्योरी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो प्रोटीन की वहाँ अलाउ नहीं है. ये सब आपको मतलब बहुत शिद्दत से बढ़ाया गया है, तो उसकी तालीम आप लोगों को दी गई है. आप उसकी रिवीजन करोगे और एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस वहाँ आपको सेल बायोलॉजी के मतलब सेल यूनिट ऑफ लाइफ के रहेंगे, और 30 प्रश्न आज के लेक्चर तक रहेंगे. कल राव सर आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा. अभी कुछ नए बच्चे होंगे जो ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, शायद जो हमारा ग्रुप है 11th स्टैंडर्ड का, तो उनसे आप लोग लिंक लीजिए राव सर की, और वो उसमें अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसकी रिवीजन होगी, और साथ साथ यूनिट ऑफ द लाइफ का थोड़ा रिवीजन होगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाएगा. उनका टाइम वो बताएंगे, शायद शाम का टाइम रहेगा आपको कन्वीनियंट, वो आपको डिस्कशन करेंगे. आज दोपहर से शुरू होगा व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर. जेनेटिक्स इज द ब्रांच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी और वेरिएशन से ये वास्ता रखता है, और हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. और वेरिएशन जैसे मैंने बताया आपको, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंट्स ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन. मतलब जब गैमिट बनते हैं, मतलब गैमिटोजेनेसिस होता है, मतलब मियोसिस होता है, तो वहाँ जो पैचिडिन फेज है, वहाँ जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब इस क्रोमोसोम के जीन इस क्रोमोसोम में आते हैं, इस क्रोमोसोम के जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर आते हैं, ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है उसकी वजह से वेरिएशन पाए जाते हैं. तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंट्स, मतलब बच्चे और उनके पेरेंट्स में जो दिखने में और अमॉन्ग
ऑफस्प्रिंग में जो दिखने में जो डिफरेंसेस है उसकी वजह जो है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है और वो गैमीट बनने के समय होता है, गैमिटोजेनेसिस के समय होता है। और वो वजह है कि उसकी वजह से वो वजह है कि वेरिएशंस पाए जाते हैं। मतलब हम हमारे भाई जैसे हैं लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, आप आपके भाई बहन की तरह है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, क्योंकि वेरिएशन की वो वजह है। तो जेनेटिक्स और वेरिएशन ये दो कारण है, हेरिडिटी और वेरिएशन ये दो पार्ट जेनेटिक्स में आते हैं। अभी प्रश्न ये था कि ये जेनेटिक मटेरियल कौन है, इस जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी करनी थी और ये बहुत कंफ्यूज्ड प्रश्न था, इसलिए हमने यहाँ ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल यहाँ स्टडी किया। ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल यहाँ हमने स्टडी किया। उसके बाद एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने अगेन वही ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को ढूंढने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कल हमने स्टडी किया कि हर्शी एंड चेस की एक्सपेरिमेंट में हमें यह बताया, कंफर्म किया कि यस ओनली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है यही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, राइट। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट और हर्शी का एक्सपेरिमेंट, आज वीक का लास्ट डे तो थोड़ा सब रिवाइज करेंगे और आज के लेक्चर की ओर जाएंगे। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, 1928। वैसे तो डीएनए और आरएनए की डिस्कवरी 1869 में ही हुई है, बहुत साल पहले, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। वो एक मॉलिक्यूल के बतौर ढूंढा गया था, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि वो जेनेटिक मटेरियल है। तो वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की हैसियत से उसकी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन वही एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ तक नहीं आए थे हम। तो 1928 में बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे ग्रिफिथ, मैंने आपको बताया कि आप लोग ढूंढने कुछ और जाओगे और हाथ कुछ आएगा। मतलब ये रिसर्च की ये बहुत मतलब मैजिक होता है ये रिसर्च फील्ड में। हमें दूर से ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट रहेगा, ये बहुत लोग होशियार रहेंगे और मतलब देखो जब हम डार्विन को सुनते हैं, मेंडल को सुनते हैं, न्यूटन को देखते हैं, आइंस्टाइन को सुनते हैं, तो इन लोगों के प्रति या डॉक्टर कलाम के प्रति हमें बहुत रिस्पेक्ट है, आदर है और रहना भी चाहिए। लेकिन हमें ऐसा एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई ये बहुत मतलब डिफिकल्ट बातें होंगी, हमारे औकात में नहीं है ये, ऐसा लगता है हमें बेवजह। लेकिन वो आप जैसे ही थे, आप जैसे नहीं, आपसे भी सामान्य थे। मतलब उनका अगर एकेडमिक रिकॉर्ड आप ढूंढोगे तो आपका बहुत बेहतरीन लगेगा। आप में से कुछ बच्चों के तो 99% है, समझे क्या। उस जमाने में ऐसे परसेंटाइल नहीं रहते थे, 50-60% वाले लोग थे। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 12th में फेल हो गए, बाद में आज यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी गाइड है। ओके, समझ रहे हो भाई। तो मैंने देखे ऐसे लोग। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि एक हद तक हाथ में नहीं लगता, हाथ नहीं आता, वो एक टेक्निक होती है, बचपना रहता है। लेकिन अचानक से एक स्टेज आती है जो मैच्योरिटी आती है, और उस मैच्योरिटी के बाद बहुत कुछ हाथ आने लगता है और आदमी जो है, इंसान जो है, अपने आप प्रोग्रेस करता है। मराठी के बहुत बड़े ऑथर है, बहुत बड़े मतलब फिलोसॉफर है, वो पू काळे, आपने सुना होगा। उन्होंने बताया है कि मराठी में बताता हूँ की घोड्यावरती एक वेळ घोडा हातात येणं फार महत्त्वाचं असतं। आता तुला सवारी माहिती असेल, घोडेस्वारी नाही का, आपल्याला किती छान वाटतं, परंतु तुमच्यापैकी एखाद्या दुसऱ्याला बसता येत असेल घोड्यावर, परंतु घोड्याला जवळ घ्या आणि त्याच्यावरती बसा, मग बघा तुम्ही कोणत्या तरी एका ॲक्सिडेंट हॉस्पिटलमध्ये असाल, आलं लक्षात। तर घोडा तुम्हाला फेकून देतो, मग घोड्याला काबीज करणं, त्याला आपल्या अखत्यारीत आणणं, त्याला आपला गुलाम बनवणं हे इतकं सोपं नाही, परंतु त्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते, त्यासाठी कमांड प्राप्त करावी लागते। आपले पूर्वज घोड्यावरती प्रवास करत होते, त्याचं कारण असं होतं त्यावेळी कार नव्हत्या, कळलं का, स्पष्ट कारण आहे। आता कार नसत्या
तर घोड्यावर नाही, निदान गाढवावर तरी आपण बसलो असतो. अपने अपने औकात से. अपनी औकात सिर्फ पैसे की नहीं रहती, औकात जज्बे की रहती है, जुनून की रहती है और मसल की भी रहती है, नहीं क्या? तो अगर घोड़े की बैक किक से कोई मर रहा है तो अपने गधे के ऊपर भी बैठ सकता है. बैठते थे लोग, अब हम बचपन में देखे. तो बात ऐसी आहे की घोड्यावरती एक वेळ त्याला अखत्यारीत आणणं, त्याच्यावरती बसणं, तिथपर्यंत जाईपर्यंत खूप अवघड आहे. एकदा की मान टाकली म्हणजे त्याच्यावरती बसणं आपलं सोपं झालं, मग तो पुढचा प्रवास आपोआप होतो. मतलब एक कंक्लूजन ऐसा है इसका, कहने की बात यह है कि आप लोगों को एक लेवल पे जाने के लिए बहुत तपस्या करनी है, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ होगा वो अपने आप हवा के झोंकों के साथ होगा. समझे क्या? हवा का रुख आपको लेके जाएगा और हमेशा प्रोग्रेसिव होगा. तो रिसर्च है या मेडिकल फील्ड में आपका करियर है. कितने सारे बच्चे हैं कि 11th-12th में हमने देखे बहुत स्लो एंड स्लो थे, लेकिन आज उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है. हमें वो जब बुलाते हैं, सर देखो अभी मेरा यहाँ हॉस्पिटल है, ये है, वहाँ है, तो मतलब कुछ लोगों को तो मैंने पीटा है. उस जमाने में मैं मारा करता था, बच्चों को पीटता था. ऐसे लोग अभी एक बड़ा कोविड सेंटर चलाए, सक्सेसफुल किया, सर्जरी बिर्जरी में बहुत अच्छा हाथ लगा चलाते हैं. ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे. तो आपके सपने डिफिकल्ट नहीं है, आपका जर्नी जो है ना वो थोड़ा सा तकलीफदायक है, और उन्हें तकलीफदायक है जो उस जर्नी का मजा नहीं लेते. समझे क्या? आप लोग अगर आगे जा रहे हो और पीछे के तरफ ही मुड़ते देख रहे हो और पीछे वो बनी बनाई कहानियां जो रहती है, यादें जो रहती है, उसमें फंसे हो, तो आप आगे जाने में जो है ना वो आपको मजा भी नहीं आएगा. रास्ता कठिन होगा और मंजिलें बहुत अंधुक सी, मतलब जो है उलझी उलझी हुई दिखाई देगी. लेकिन अगर आप उस सफर का मजा लोगे, मतलब आप अभी स्टडी कर रहे हो, इसका मजा ले रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा भाई कितने बजे है, भूख लगी है, कोविड आजू बाजू में है या कुछ और है, कुछ पता नहीं चलेगा. उसका एहसास नहीं हुआ. तो इतना ही मानो कि आप आग स्विमिंग करते हो ना, स्विमिंग पता है क्या? अभी साल हुआ होगा कि स्विमिंग लोगों को अलाउड नहीं है. स्विमिंग में जैसे हम तैरने का मजा लेते हैं, बराबर की नाही, डुंबून जावं मस्तपैकी छानपैकी आणि छान त्या पाण्यात मजा घ्यावी. जसं अमृताच्या डोहामध्ये डुंबतो आहोत असा फील आला पाहिजे. मग आपल्याला आठवण येत नाही, समजलं का, नगरच्या रस्त्यांची आणि तिथल्या खड्ड्यांची. पाण्यात डुंबून जावं. तसं आता तुम्ही, मी आहे तुमच्या समोर, बायोलॉजी आहे, मी सुद्धा दिसलो नाही पाहिजे, तुम्ही इतके त्याच्यामध्ये वेगळे झाले पाहिजे. ये रास्ता अपने आप कटेगा, मंजिल की ओर जाएगा, और आपके पैरों तले मंजिल रहेगी. फिर भी अभी आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था और आगे जाना है. तो ग्रिफिथ बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, उसे ढूंढना कुछ और था, हाथ कुछ आया. उसने आर और एस स्ट्रेन को ढूंढा. आर रब स्ट्रेन है, यस स्मूथ स्ट्रेन है. आर और रब स्ट्रेन. स्मूथ स्ट्रेन क्यों है? मैंने क्वेश्चन पेपर अभी कल ही मैंने क्वेश्चन निकाले. स्मूथ भाई कैप्सुलेटेड, मैंने वहां एक प्रश्न डाला है, मतलब बता देता हूं आपको कि ये कैप्सूल किससे बनी है. मैंने ऑप्शन दिए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और आंसर क्या है? पॉलीसेकेराइड. लेकिन अपन इतने गड़बड़ में रहते हैं कि हमें फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बायोलॉजी हमें फिजिक्स से टीचर ने बताया हुआ होता है, मतलब हमारे जुस्सर नहीं बताएंगे, लेकिन बाकी लोग बताते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बायोलॉजी जो है ना वो खत्म करो, वो छोटी चिल्लर चीजें होती है. समझे क्या? इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट जो है वो है फिजिक्स. आप 25 मिनट्स में बायोलॉजी सॉल्व करो, 35 मिनट्स में केमिस्ट्री सॉल्व करो, जल्दी जल्दी फिजिक्स में आओ और बैठो उधर आके. तो ऐसा बताया जाता है. एक डर सा निर्माण किया जाता है. आपको पता है कोविड में बहुत सारे लोग कोविड किससे नहीं, डर से ही मर गए, मतलब मौत हो गई. बहुत दुर्दैवी घटनाएं हुई, बहुत बुरा लगा उन सभी लोगों को, मतलब हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं. अच्छा नहीं हुआ, लेकिन डर जो है ना इंसान को मारता है. देखो एक कहानी होती है कि एक पेड़ है, 4 दोस्त थे, बताया गया कि जाओ उधर जाके जो किला रहता है ना वो ठोक के आणे का, मतलब खिळा ठोकून यायचा तिथे, नाही का. 4 दोस्तांनी तिकडे घोस्ट आहे, भूत आहेत असं म्हणतात. अनेक वर्षांपासून लोक काही जागेवरती भूत आहेत असं म्हणतात. ऍक्च्युली लोकांना तिथे पार्टी करायची असते, ते लोक सांगतात गावात किंवा शहरात तिथे जाऊ नका, भूत आहे तिकडे. यांना तिथे बसून पार्टी करायची असते, लोक येऊ नये म्हणून सांगितलेलं असतं. आणि मग अशा अफवा सुटत जातात. 4 लोकांनी ठरवलं, 4 मित्र होते तुमच्यासारखे,
कि उन्होंने तय किया कि वहाँ जाके हम क्या करेंगे कि वो कुछ निशानी छोड़ के आएंगे। तो फिर ये तय हुआ, तो चलो ये सब बोले कि जो पहले जाएगा उसको, मतलब वो जीत गया। कौन पहले? तो चारों में से तीनों बोले हम नहीं जाएंगे, तो एक था वो जो बोला कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं डरता, गोस्ट इज नॉनसेन्स, ओके, भूत नाही आहेत, असं एक खुळचटपणा आहे सगळा। रात्रीची वेळ होती, अमावस की रात थी, 12 बजे थे, समझेगा। और रातों में आपको पता है कि जो सबसे बेस्ट म्यूजिशियन होते हैं वो होते हैं कुत्ते, और बराबर कहाँ कौन सी साउंड निकालनी है, कहाँ कौन सा रिदम देना है, उनको बराबर पता होता है। वो सुबह ऐसे चिल्लाएंगे कि हम उन्हें डरते ही नहीं, बू 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 करेंगे, लेकिन रात को ऐसे चिल्लाते हैं ना भाई, तो रोंगटे खड़े रह जाते। तो रात, अमावस की रात थी, रात के 12 बजे थे, और तय किया कि वहां जाके कुछ निशानी छोड़ानी है। 3 लोग बोले हम पहले नहीं जाएंगे, एक बोला मैं जाता हूं, मैं मानता नहीं हूं, हमारे टीचर ने बताया है कि ऐसे शैतान बितान कुछ नहीं रहते, भूत भीत सब अंधश्रद्धाएं है। और शॉल थी, ठंड के दिन थे, कुत्तों की आवाज सुनाई देती थी, सिकाड़ा रात कीड़े जो रहते वो भी चिल्लाने लगे थे, सब मतलब एक माहौल पूरा मतलब भूत कहानी जैसा था। और एक आधे किलोमीटर के बाद वो पेड़ था, इमली का पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, टेमेरेंडस इंडिकस साइंटिफिक नेम है इमली का, और उसको जाके निशानी छोड़ के किला ठोक के आने का था। ये चला गया, एकदम जज्बे के साथ चला गया। ये 3 लोग देख रहे थे, गया, नजदीक गया, देखा बहुत और कुत्ते चिल्लाने लगे। थोड़ा सा डर तो होता ही इंसान है, अगी अगर उसको पता है कि ऐसा नहीं कुछ रहता, लेकिन हो गया। जाते समय उसने वो खिला जो है वो ठोक दिया, और वो मुड़ने लगा, ऐसा गया तो पीछे से खींचा गया उसको, आवाज भी सुनाई दी, कहा जा रहा है, ओके, और पीछे खींचा, उसको सुनाई दिया, ऐसा उसे लगा कि कोई झटका दे रहा है, फिर वो पीछे गया, फिर अभी वो डरने लगा, उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने लगी, एड्रेनालिन सीक्रेट होने लगा, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, एड्रेनालिन सीक्रेट होने लगा, पल्स बढ़ गए, नॉर्मली 70 रहते हैं, मेरे 45 60 50 रहते हैं, राइट, और उसके 120 130 140 वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो गया। अभी हार्ट ने भी छोड़ दिया, क्या कुछ हो रहा है, सब राड़ा हो गया ना, और खींचने लगा वो, अभी एक पसीना पसीना हो गया, और हवा जोर से चल रही थी, हिलने डुलने लगा, उसे लग रहा था कोई तो खींच रहा है, और उसके कानों में हवा के साथ आवाज आ रही थी, मुझे डरता नहीं क्या, और देख अभी मैं तुझे क्या करता हूँ क्या करता हूँ। ऐसे पीछे खींच के लिया, शैतान ने उसे खा डाला, वो मर गया। अब ये 3 लोगों ने सुबह जाके देखा तो अपना मित्र मर गया था। अभी हुआ ऐसे कि ये इतना जज्बे के साथ उधर गया था, इसका साइंस भी अच्छा था, कॉन्सेप्ट क्लियर थे, अच्छा बायोलॉजी का क्लास लगाया था, एम्बिशन बायोलॉजी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसने जब वो किला जो ठोक दिया, उसके समय उसकी शॉल भी उसने ठोक दी उसमें पेड़ में, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए ना। तो उसने क्या किया, घाई घाई में ये भी ये किया, और उसे ये समझ में नहीं आया कि उसको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है वो, और उससे गलती हो गई, और उस वजह से वो डर भी गया और मर भी गया। तो बहुत बनी बनाई कहानियां जो होती है ना, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक डर जो रहता है आदमी को मरवा देता है। तो फिजिक्स का बहुत डर, मतलब बहुत डेंजर सब्जेक्ट है, बहुत डेंजर। अगर इतना डेंजर होता तो आपको स्टडी के लिए होता ही नहीं ना, समझे क्या। जब डिजाइन किया जाता है सिलेबस, तो पहली बात, कौन सा भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट और आसान नहीं होता, ना कोई आसान होता है ना डिफिकल्ट होता है। तो फिजिक्स आप लोग अगर तालीम अच्छी करोगे, 720 के पेपर दोगे हमारे, तो आपको एक 2-4 महीने के बाद अपने आप डर चला जाएगा। देखो 130 मिनट्स का मतलब इतना पीरियड रहता है बायो को, ठीक है। मैं बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं, इसका ना क्या करो, 15 मिनट्स आप फिजिक्स को दे दो, लेकिन 1 आवर एंड 15 मिनट्स आपको पेपर सॉल्व ही करना चाहिए, तब जाके आपको 360 मार्क्स मिलेंगे। 90 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे और 360 मार्क आपको मिलेंगे।
अगर आप इतना समय नहीं देते 1 आवर एंड 15 मिनट्स तो आपके ये मार्क्स नहीं बनते, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट है, कौन सा भी सब्जेक्ट उसी तरह से डिजाइन किया जाता है, उतना टाइम उसे दिया जाता है, एक्सपर्ट ने बनाया होता है, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल टीम इसमें इन्वॉल्व होती है ये सब डिजाइन करने के लिए। तो आपको किसने हक दिया कि आप इसका पौन घंटा जो है मतलब 45 मिनट्स में ही पेपर सॉल्व करोगे? तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग आप यहाँ हमारे एग्जाम में ले सकते हो। ग्रिफिथ ने कैप्सुलेटेड वायरुलेंट पैथोजेनिक थी, उसका इंजेक्शन दिया रैट को, रैट मर गए। फिर आर स्ट्रेन रब स्ट्रेन जिसका कैप्सूल नहीं उसका इंजेक्शन दिया, रैट मर नहीं गए, वो जिंदा रहे। फिर हिटकिल स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया, फिर भी जिंदा रहे, लेकिन हिटकिल स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया, मर गए, निमोनिया हुआ उनको। तो फिर उनकी बॉडी में क्या है ये ग्रिफिथ बता नहीं पाया, लेकिन ग्रिफिथ ने केवल ये बताया समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम डेड और डिस्ट्रॉयड सेल HKS टू द आर स्ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म टू द न्यू S स्ट्रेन एंड it become responsible to cause the death of mice. एवरी मैक्लॉड एंड मैकार्टी ने माइस को यूज नहीं किया है, मैंने मजाक में आपको बताया, वो ही रैट लेके आए। देखो आप उधर एक लाइन दिया हुआ है, उन्होंने बायो एसिड टेस्ट यूज किया, मतलब टेस्ट ट्यूब यूज किया है उन्होंने, डायरेक्टली उन्होंने माइस का इस्तेमाल नहीं किया है। आप उधर देखो एक लाइन रहेगा वहां कि दे यूज्ड बायो एसिड टेस्ट इंस्टेड ऑफ माइस, है क्या ऐसा लाइन? हाँ, उसको अंडरलाइन करो और एनसीईआरटी में उसको ढूंढो, साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी के बुक भी सामने रखने का, समझे क्या? नोट्स, एनसीईआरटी के बुक, सबके पास नोट्स है क्या? किसके पास नोट्स नहीं? हाथ ऊपर करो। आप लोग आ जाए क्या? ठीक है, वो सर से नोट्स ले लो, सिंपी सर रहते हैं हमारे, और एनसीईआरटी का बुक भी साथ में लाना है, ठीक है? एनसीईआरटी का बुक, ये हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है, इसको साइमल्टेनियसली काम करने का है। मैं आपको बताऊंगा, उधर देखो लाइन है, उसको अंडरलाइन करो, दिमाग में बिठाओ, वो अंडरलाइन करने का, एनसीईआरटी का बुक साथ में लाने का, उधर दिया होता है, कुछ कंटेंट इसमें रहता है उसमें नहीं रहता, वो मैं सब पढ़ाता हूं, लेकिन साथ में रखने का है। 12th का एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर है। नया बुक लेने की कोशिश करो, नया एकदम खुशबू आनी चाहिए नएपन की, राइट? ठीक है, तो बायो एसिड टेस्ट यूज किया, मतलब उन्होंने क्या किया, ये इटकिल स्ट्रेन डाला, आर स्ट्रेन डाला, टेस्ट ट्यूब में डीएनएस डाल दिया, डीएनएस, तो फिर उनको ये स्ट्रेन नहीं मिला, इसका मतलब वो डीएनए ही है, उसकी वजह से ही हिटकिल स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में कुछ जाता है, वो डीएनए है, और आर स्ट्रेन का क्या बनता है, ये स्ट्रेन बनता है। बराबर, ये क्लियर हुआ? मैं एवरी मैक्लॉड, हर्शी एंड चेस ने कंफर्मेशन किया, हर्शी एंड चेस ने कंफर्मेशन किया, उन्होंने यस क्या यूज किया, यस 35 और P32 फास्फोरस डीएनए में होता है, सल्फर जो होता है कुछ अमाइनो एसिड में होता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन में होते हैं, और प्रोटीन कोट में होता है, कैप्सिड में होता है, कैप्सिड वायरस में होता है। बराबर है कि नहीं? याद है ना? बैक्टीरियोफेज, अलग अलग प्रकार के वायरसेस, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन आपने स्टडी किया है, ये आपने इस तरह से बैक्टीरियोफेज निकाला, ये कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, और इस कैप्सिड में प्रोटीन है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में क्या है, सल्फर है, कुछ ही अमाइनो एसिड में सल्फर है। मैंने आपको कल बताया था, वो अमाइनो एसिड ढूंढो जिसमें सल्फर है, सब में नहीं होता। आपने किया क्या, वो होमवर्क किया? मैंने बोला था अमाइनो एसिड वो ढूंढो जिसमें सल्फर है, सब में सल्फर नहीं होता। क्या पता किया? चलो आज करो, आज देखो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, बुक में देखो, गूगल पे देखो, कहा जहां देखना है वहां देखो, लेकिन देखो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। कैप्सिड, इधर रेडियो एक्टिव यूज किया, कौन सा रेडियो एक्टिव यूज किया, यस 35, और इधर डीएनए रहता है, वो क्या यूज किया, P32। दो सेक्शंस रखे जिसमें P32 को रेडियो एक्टिविटी यूज किया, उसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और कंटिन्यूअसली रेडियो एक्टिविटी
दिखाई दी, क्योंकि वो कौन है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन S35 को जिसके साथ S35 रेडियो एक्टिव यूज किया, उसके सेकेंड जनरेशन में भी वहां रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। थर्ड में तो सवाल ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता नहीं है। इसलिए प्रोटीन कौन नहीं है? जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ में आ रही बात? ये 3 एक्सपेरिमेंट स्टडी किए हमने। तो एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये वो पॉइंट था। समझ में आ गए? कल तक ये रिवीजन लिया, कल तक के लेक्चर मैंने बताया। उसके बाद हमने सीमर वेंजिर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ये पॉइंट स्टडी किया, बराबर कि नहीं? उन्होंने बताया कि डीएनए जो रहता है, जेनेटिक मटेरियल, जीन जो रहता है, जीन हमेशा 3 पार्ट से बनता है। एक पार्ट कौन सा है? सिस्ट्रॉन। दूसरा कौन सा है? म्यूटॉन। और तीसरा कौन सा है? रेकॉन। सिस्ट्रॉन क्या करता है? सिस्ट्रॉन क्या करता है? चेन बनाता है। कौन सी चेन? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कौन करता है? डीएनए। लेकिन अमाइनो एसिड किसकी वजह से बनते हैं? एमआरएनए की वजह से। एमआरएनए के ऊपर कोडॉन रहता है, और एमआरएनए कौन बनाता है? डीएनए। डीएनए बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। सबको आना चाहिए, सबने इन्वॉल्व होना चाहिए। हम एक किसी इंसान को नहीं पढ़ाते, समझे? हम उन 10 लोगों को पढ़ाने वाले नहीं है। बहुत सारे क्लास है, कुछ ऐसी एकेडमी वाले आ गए, उन्होंने हमारी रिजल्ट ले लिए, चोरी की रिजल्ट के हमारे लगाए, कुछ 10 बच्चों को पढ़ाया। उसमें वो मेरे पास भी थे, वो बच्चे मुझे किसी ने कभी नहीं छोड़ा, और उनके पास भी थे। उनमें से एक ही रिजल्ट आया, और 1 साल हुआ, 2-3 साल में पैकअप। समझे? हम 21 साल से काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग आए जो बन सकते थे, वो बन ही गए डॉक्टर। समझे? ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर बनने वाला था लेकिन काले सर ने पढ़ाया नहीं बना, ऐसा एक भी नहीं हुआ। लेकिन जो बन नहीं सकते थे उनको भी बनाया। समझ में आ गई बात? किसी को भी पूछो जाके कि ऐसा कभी हुआ है काले सर के या हमारे तीनों के पास आया स्टूडेंट और उसको रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ऐसा हुआ है बहुत बार कि जिसका रिजल्ट नहीं आ सकता था, हम इतने चिवट है, इतने लड़ाऊ है कि हम आखिरी मतलब पूरा पसीना खून पसीना एक करके रिजल्ट के लिए काम करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, इस कोविड के सिचुएशन में भी क्लासरूम भरा हुआ है। आप सोच सकते हो कि इसमें एक भी गांव देहातों से आया नहीं। आप सब सिटी में रहते हो, इसलिए 2-4 स्टूडेंट को छोड़ दो। आप इधर के लोकल हो इसलिए आ रहे हो, और 10 गुना आपसे ज्यादा लोग मास्क पहनो। कभी कभी मतलब मैं तो नेगेटिव हूँ, 4-4 दिन के बाद अभी टेस्ट कर रहा हूँ कोविड के, लेकिन फिर भी मास्क पहनो। बोलते बोलते कभी कभी ड्रॉपलेट स्प्रे हो सकता है। आगे के लोग, तुम तोप को मतलब तोफेला लावलेला आहे तुम्हाला, एक तो पीछे बैठो, नहीं तो एक बेंच छोड़ के। मतलब वो जो सिनेमा में दिखाए जाते हैं वैसे प्रोफेसर नहीं है हम, ऐसे पूरे फवारा मारने वाली। मतलब वैसी जब मुसीबत आएगी तब हम अपने आप रिटायर होंगे। ऐसा लगेगा कि अभी हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर्स चले गए हैं, हम नहीं रुकेंगे। अभी दौड़ लगाएंगे तो हम आपके आगे नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पीछे भी नहीं रहेंगे। समझे क्या? तो बात ऐसी है कि गांवों के लोग ऑनलाइन उनके लिए चल रहा है जूम, इतने ही बच्चे हैं उधर, और हम तो एक ही बैच लेते हैं। समझे क्या? स्पेशली मैं और हम सब नीट का एक ही बैच रहेगा। 200 स्टूडेंट अब भी है, और वो अगर सब अच्छा होगा 15-20 दिन में शायद अचानक से ऐसा होगा कि कोरोना चला जाएगा। ऐसा मैं 1 साल से बोल रहा हूं। फिर क्या करेंगे? ऐसा बोलेंगे क्या अभी 15 दिन में हम सब मरने वाले हैं? टीचर अगर ऐसे बोलेंगे, अरे हम सेनापति की भूमिका निभाते हैं,
और युद्ध तो चल रहा है, रणभूमि में सब खड़े हैं, पीछे पूरा सैन्य है, और आगे का सेनापति अगर बोलेगा, आगे देखा उसने दुश्मन को और पीछे मुड़कर देखा, अवघड आहे रे बाबा नो, आपलं खूप मारणार है आपल्याला, डेंजर है, चला पळा, सब भाग जाएंगे ना। इसलिए पानीपत के युद्ध में जब ऐसी सिचुएशन हुई, लगा कि डर रहे लोग, तो सदाशिव भाऊ और उनके आपकी उम्र के भांजे विश्वासराव, उन्होंने समुंदर था खड़ा हुआ आगे दुश्मन का, उनके घोड़े जो है डायरेक्टली दुश्मनों के बीच लगा दिए। क्यों? सेनापति की भूमिका ये होती है, समझे क्या? वो भागता नहीं है, जो भगोड़े होते हैं उनका इतिहास बदनामी से लिखा जाता है। इसलिए आप लोग, ये इतिहास जो है ना हमें सिखाता है, वो चाहे राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, या राऊ पेशवा हो, या सदाशिव भाऊ हो, इनकी कहानियां पढ़ोगे, टीपू सुल्तान अगर हो है, इनकी कहानी पढ़ोगे या भगत सिंह की कहानी पढ़ोगे तो स्फुरन आएगा, ये मामूली लड़ाई लड़नी है आपको। तो डीएनए से डीएनए बनता है। मैं बोल रहा था कि केवल 10 लोगों को आता है और हम सेटिस्फाई है नहीं। क्लास में बैठे हुए हर उस बंदे को समझना चाहिए, हर उस बंदे की तमन्ना है, उसके पिताजी माताजी की तमन्ना है कि उसे डॉक्टर बनाए, और वो हम मुकम्मल करने के लिए आ खड़े हैं। ब्लू मास्क कल तय हुआ है हमारा कि मास्क के कलर से हम आवाज देंगे। अब तुम्हारे नाम श्याम राम, इतना कब याद रखेंगे हम? हमारे बच्चे का भी नाम कभी कभी भूल जाते हैं भाई। इतने सारी संतानें, हमारे कितने 21 साल से पढ़ा रहे हैं, इतने सारे नाम आ गए, ऋतिक से लेके ऋत्विक तक, इतने सारे नाम कितने कितने याद रखेंगे? नहीं क्या? रानी से लेके आज की कौन एक्ट्रेस है आजकल के जमाने में, पता नहीं अभी कौन सी एक्ट्रेस है भाई अच्छी लगता है, मतलब अच्छी है? सारा भूल गए क्या? चलो ठीक है। तो जो कुछ है, इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे? आपका नाम कभी, इसका क्या नाम है, समझो कि इसका नाम क्या बालू रहेगा, क्या नाम है तुम्हारा? ये पीछे वाला डार्क ब्लू कलर, इधर उधर मत देख, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के इधर देखो, समझेगा? तो पर्सनल अटेंशन रखो। मेरा हर एक को लगना चाहिए बंदे को कि मेरा, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं अकेले को। लड़कियों को ये समझना, मैं आपके और बार बार नहीं देखूंगा, लेकिन ऐसा मत समझना कि सर का हमारे ऊपर ध्यान नहीं है। मैं देखता इधर हूं, लेकिन मेरा इधर प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी रहता है ना, ए तू खड़ा रहे, तू खड़ा रहे, वो खड़ा रहता है, अरे तू नहीं रे, उसको बोलना होता है ये इसको खड़ा रहने का, ये बोलता है ऐसा। मेरे भी टीचर ऐसे थे, ये चलता रहता है, हर एक में कुछ न कुछ व्यंग रहता है। जेनेटिक्स से ना, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, ठीक है। सिमर बेंजीर की कहानी हम स्टडी कर रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन बता दिया, उधर सिस्ट्रॉन, ये याद रखने का, एग्जामिनेशन हॉल में भी ये याद रखने का। इधर क्या? सिस्ट्रॉन। काले सर इधर आए थे और इधर आए थे, जो कैमरा के बाहर चले गए थे, देखो, समझे क्या? वो बहुत बिजी है मेरी वजह से, बोल सर बोल रहे होंगे क्या है आदमी हिल रहा है यार, इधर से उधर, उधर से इधर, ये चंचल है बहुत, क्या मतलब जनरली कैसे होते हैं? बायोलॉजी के टीचर बोले तो क्या, थोड़ा सा शांत, एकदम एटीट्यूड, ऐसा इधर चिपके हुए रहेंगे, कनेक्टेड इधर ही 1 घंटा, तकलीफ नहीं देने का, बिल्कुल सिर्फ पैसा कमाने का, बॉडी को तकलीफ नहीं देने का। अभी मैं सैनिटाइजर वगैरह मारता हूँ, वो तो आपके लिए है और मेरे छोटे बच्चों के लिए, 2 बच्चे मेरे छोटे, उनके लिए मैं कुछ डरता फिरता नहीं हूँ, समझेगा? हाँ, इधर चिपके रहेंगे। डीएनए क्या होता है आपको तो पता ही हो। वैसे डीएनए इतनी बड़ी कहानी सोच सोच के बता रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आधे बच्चे सो गए होंगे, नहीं तो फिर कुछ लोग बहुत एकदम फ्लुएंट बियॉन्ट रहते हैं, एकदम नहीं क्या, इंग्लिश एकदम फ्लुएंट। बायोलॉजी कैसा रहेगा? जब बायोलॉजी एकदम ना सब्जेक्ट कैसा है मालूम है आपको? इसको थोड़ा सा अड़न टप्पू टीचर चाहिए। ये कोमल, जो कोमल लोग रहते हैं ना, उनका सब्जेक्ट नहीं है ये सब्जेक्ट। देखो आप लोग
ये आखिरी सांसें गिनता हुआ पेशेंट आया है एक्सीडेंट होके, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उसकी फैमिली वाले दुआएं मांग रहे हैं, डॉक्टर को बोल रहे हैं सर बचा लो बचा लो, सब मातम है। ऐसे में केवल एक इंसान शांत है, कूल है, और वो कौन होता है? डॉक्टर, समझे? और उसने कसम ली होती है, भले उसकी फैमिली का मेंबर क्यों ना हो, वो सर्जरी करते समय बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, और वो पूरा वो जो स्ट्रगल रहता है, वार रहता है, जंग रहती है, वो जितने तक उसे शांत रहना पड़ता है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपको डेड बॉडी का डिसेक्शन करने के लिए जाने का है। 12th के बाद आप नीट क्वालिफाई हो गए और आपका नंबर लग गया, समझो कि बीजेजीएस में लग गया मुंबई में। पहले ही वीक में डेड बॉडी रहती है 2-4 साल पुरानी, आपके नसीब में होती है वो लिखी हुई, लगा देते हैं टेबल के ऊपर। उसके आंखें होती है, बाल भी होते हैं, फैन से बाल भी उड़ते हैं। कभी कभी आप ऐसे खड़े रहते हैं, 4 इधर 4 इधर, आपका गाइड जो होते हैं प्रोफेसर सनकी रहते हैं, हमारे सब लोग एड़े रहते हैं सनकी, मतलब हम लोग सब, मतलब हार्ट बाय हार्ट माइंड बहुत प्योर रहते हैं, लेकिन इधर थोड़े एड़े रहते हैं, और रहने ही चाहिए क्योंकि उनको काम ही वैसे करने पड़ते हैं। ऑर्डर देते हैं चलो डिसेक्शन करो, इधर का ये निकालना है, नर्व निकालना है, इधर 4 खड़े इधर 4 खड़े, और बीच में एक तुम्हारा प्यारा सा तो ऐसा सोया हुआ होता है, इधर तुम खड़े हो डिसेक्शन कर रहे हो उसको, अचानक से आपको आवाज दी थी स्लोली जरा, डेड बॉडी आप देखते हो तो फिर से फिर ऐसा गिरा हुआ है। तो अभी देखो ये कौन ऐसे जो एकदम कोमल लोग हैं, जो डरने वाले हैं, ऐसे लोग करेंगे क्या? डेयरिंग कर सकते हैं क्या? हॉस्पिटल में इतना सब दुख भरा वातावरण में भी आप लोग उस इंसान को बचाते हो, तो आपका माइंड, आपका जो जज्बा है वो लोगों से अलग होता है। और इसमें एक एक ऑपरेशन जब सक्सेस करते हो, एक एक जंग जीते जाते हो आप, उसका मजा कुछ और है। जैसे किसी क्रिकेटर को मैच जीतने के बाद जितना खुशी होता है उससे 10 गुना खुशी एक ऑपरेशन के बाद। किसी के आंखों को रोशनी दे दी, किसी का हार्ट बचाया, डैमेज हुआ था फिर भी बचाया, किसी का ऑपरेशन ब्रेन का किया, न्यूरोसर्जन बन गए आप, ऑन्कोलॉजिस्ट बन गए, समझे क्या, कार्डियोलॉजिस्ट बन गए, या पेट दुखता है किसी का, रोता है, ऑपरेशन के बाद एकदम ठीक, डॉक्टर आते हैं तो पैर छूता है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मिनिस्टर भी ना डॉक्टर के पैर छूते हैं, साहब आप भगवान है हमारे। वो छोड़ दो, उसके बीवी बच्चे आपको दुआ देते, भगवान मानते, वो मंजिल है आपकी। और वहां तक जाने का रास्ता इतना आसान तो नहीं होगा, उसके लिए आपको जरूर मेहनत लेनी पड़ेगी, कष्ट करने पड़ेंगे। और अगर हम साथ हैं, आपकी गाड़ी के ड्राइवर अगर अच्छे हैं ना, तो बिंदास सो जाओ, सोना नहीं इधर, हाँ सो जाओ इन द सेंस क्या, आराम से जर्नी करो। हम आपके गाड़ी के ड्राइवर है, या थोड़ा स्टैंडर्ड बनाए क्या, फ्लाइट है, हम पायलट है, समझे क्या? तो डरो मत लेकिन करो, स्टडी करो, ठीक है? तो सिमर बेंजिन ने बोला डीएनए से डीएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। सबको आना चाहिए। व्हाइट मास्क नहीं पहने वाले, पहना नहीं है ना, पहनो, हाँ। तो वो सर बैठे उधर, उनको मास्क पहन नहीं सकते, उनको काम करना पड़ता है, तो उनको तकलीफ ना हो जाए। हमारा जर्नी जब तक कोई पॉजिटिव ना बने, तकलीफ ना हो किसी को, एक भी अगर प्रॉब्लम में आ गया ना तो सब बंद करना पड़ेगा। आप सबको ऑनलाइन हम पढ़ाते रहेंगे और आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो इसलिए टेक केयर, बीच बीच में अपना सैनिटाइजर निकाल के ऐसा हाथों को शुद्ध बनाते रहो, ठीक है? तो डीएनए से डीएनए बनता है, उसे क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। क्या? डीएनए से आरएनए बनता है, उसे क्या कहते हैं? और प्रोटीन बनता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या? और इस सारी प्रक्रिया जो बताई मैंने, कल बताया था, इधर खड़ा था मैं, क्या बोलते हैं इसको?
सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बराबर है ना। तो सिस्ट्रॉन क्या बनाएगा? प्रोटीन चेन। म्यूटॉन क्या करेगा? म्यूटेशन। रेकॉन क्या करेगा? रिकॉम्बिनेशन। ये यहां तक हुआ था क्या नहीं? ओके, अभी आज का लेक्चर शुरू हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड टाइटल है, आज के लेक्चर का टाइटल है न्यूक्लिक एसिड। देखो फ्रेडरिक, फ्रेडरिक सुनो नाम। देखो मैं पर्पसली इंडियन महाराष्ट्रियन नगरी प्रोनाउंसिएशन रखता हूं ताकि हर बच्चों को सुनाई दे। फ्रेडरिक मतलब स्पेलिंग समझ में आती है, मैं अगर फ्रेडरिक कहूंगा तो स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी। फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मीस्चर, फ्रेडरिक मीस्चर। आपके सामने नोट्स है, आपके सामने बुक भी रखो, सब रखो। फ्रेडरिक मीस्चर नाम ढूंढा, मिला इन 1869 है क्या? उसने पस सेल, पता है पस सेल, मेरे शब्द समझते हैं सबको? सबको समझते हैं क्या? सुनाई देता है सबको? पस सेल, पस समझते हो? पस सेल में से एक केमिकल को बाहर आइसोलेट किया सेल से बाहर, उसका नाम रखा न्यूक्लिन, 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 NuClein, न्यूक्लिन, बराबर है कि नहीं? नीट के एग्जाम हॉल में जो चलेगा उसका ट्रेनिंग पढ़ाते समय और एग्जामिनेशन के समय भी आपको क्या करना है, क्या स्टडी करना है, ये इसका सवाल ही नहीं रहना चाहिए। न्यूक्लिन, उसे नाम दिया न्यूक्लिन 1869 में। लेकिन बाद में अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने, ALTMAN, उधर नहीं है नोट्स में, ALTMAN, अल्टमैन, साइंटिस्ट का नाम है अल्टमैन, ALTMAN। सर आवाज आती है ना उनको? सर के जोशी सर की आवाज नहीं आ रही थी। अल्टमैन, ALTMAN, अल्टमैन ने नाम को अल्टर किया। आप अल्टर से अल्टमैन याद रखोगे, अल्टर समझते हो? अल्टमैन ने अल्टर किया, न्यूक्लिन का नाम एसिडिक नेचर की वजह से न्यूक्लिक एसिड रख दिया। क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड रख दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया है। एसिडिक नेचर है ना किसका? वो जो मिला हुआ, कहा मिला? न्यूक्लियस में मिला, सेल के न्यूक्लियस में मिला, उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। और वो जो एसिडिक नेचर है उसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। दो प्रकार के एसिड्स रहते हैं और वो है DNA और RNA, ब्लैक मास्क, DNA और RNA। DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बराबर समझ में आ गई? अभी केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा पॉइंट है अभी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड आप लोगों को जिंदगी भर याद रहना चाहिए। पूरा जो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, पूरा की पूरा इस टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड है। पूरा जेनेटिक्स पहले हम लेंगे, बाद में फिजियोलॉजी, बाद में प्लांट फिजियोलॉजी और फिर अप्लाइड और एनवायरमेंटल साइंस, ऐसा हमारा क्रम रहेगा। बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगा। इंटरेस्टिंग हर एक लेक्चर एक इवेंट की तरह हम सेलिब्रेट करेंगे, समझे क्या? मतलब एक लेक्चर आपके लिए एक प्रोग्राम की तरह याद रहना चाहिए। 1 घंटे का लेक्चर 60 मिनट का रहेगा, हर दिन 60 मिनट का एक लेक्चर रहेगा। एट ए टाइम 3-3 घंटे तभी पढ़ाया जाएगा, 2-2 घंटे, जब फैकल्टी सैटरडे संडे को नगर में आएगी मेरी, तब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, समझे क्या? सिलेबस जल्दी होना चाहिए ना, सिलेबस जल्दी होगा तो आपके लिए कोटा से भी सुपीरियर प्लान अभी हमारा है। मैंने आपको बताया इस सिचुएशन में 200 लोग अभी है और हम 200 से ज़्यादा एक बच्चों को भी नहीं लेने वाले। जितने अभी पहले आएंगे, बाद में गाँव से आने वाले लोगों को कहाँ लेंगे, क्योंकि मैं एक ही बैच लेने वाला हूँ। तो कम से कम और 50-60 स्टूडेंट इधर बैठ सकते हैं, और ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, एक ही बैच रहेंगी। लेकिन बेस्ट देंगे, कोटा से भी ज़्यादा सुपीरियर देने की कोशिश करेंगे।
हमारे फैकल्टी है राव सर, आपको पता है, और भी एक टीचर हम ले रहे हैं, बायोलॉजी के 2-3 लोग रहेंगे। मैं मेनली 70-85% मैं पढ़ाऊंगा, बाकी के लोग सैटरडे संडे को आके 2-2 घंटे के एक्स्ट्रा लेक्चर देंगे। उनकी भी खासियत है, स्पेशलिटी है, आयरे गहरे को यहाँ पकड़ के हम नहीं लाएंगे, समझे क्या? पागल लोग इधर नहीं लाएंगे, मैं पिटूंगा किसी को अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो। मतलब कौन? बायोलॉजी के लोगों को, क्योंकि हम वही बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं हम, वो रिस्पेक्टेड है, अच्छे लोग हैं, उन्हीं को लाएंगे। टैलेंट है भरा हुआ, नॉलेज भरा हुआ, ज्ञान भरा हुआ, 1 घंटे के बहुत सारे पैसे उनको देने पड़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सर जो है वो उन्होंने उनके अपने अपने फैकल्टी उन्होंने चयन किए हैं। लेकिन पहले हम तीनों लोग 70-80-90% पढ़ाएंगे और सैटरडे संडे को बाकी के लोग आएंगे, लेकिन इस मंथ में नहीं आएंगे क्योंकि कोविड का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम हो जाए। देखो 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन बेसिस, उसका पूरा एनालिसिस करना है आपको, ऑपरेशन करना है। नाइट्रोजन पता है? नाइट्रोजन पता है क्या? बेसिस पता है? बेसिस, एसिड्स बेस, हाँ, नाइट्रोजन बेसिस। इसमें 2 रहते हैं, प्यूरिन्स कौन और पिरिमिडिन्स कौन? पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स रहते हैं डबल रिंग कंपाउंड या सिंगल रिंग कंपाउंड? डबल रिंग कंपाउंड्स। 11 में हुआ है कि नहीं आपका बायोकेमिस्ट्री में? डबल रिंग कंपाउंड कौन कौन है? एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन कौन है? थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। किसमें रहता है? आरएनए में। ये सिंगल रिंग है या डबल रिंग है? सिंगल रिंग कंपाउंड, पिरिमिडिन। नीट का क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट वन, इनकरेक्ट वन। डबल रिंग, सिंगल रिंग। प्यूरिन कितना? डबल रिंग का। और पिरिमिडिन कितना? सिंगल रिंग का। सब लड़कियों को समझ में आ गया? सब लड़कों को समझ में आ गया? समझ आ गया कि नहीं? प्यूरिन क्या? डबल रिंग कंपाउंड। पिरिमिडिन क्या? सिंगल रिंग कंपाउंड। दिमाग में बिठाने का प्रॉपरली। आप लोग जितना क्लासरूम में ज्यादा फोकस करोगे उतना आप सेल्फ स्टडी के लिए समय कम देना पड़ेगा आपको, ठीक है? दूसरा, शुगर। शुगर 2 प्रकार के रहते हैं बेसिकली। ये कौन रहता है? पेंटोज। आपने कार्बोहाइड्रेट स्टडी किए क्या 11th में? CnH2nOn का फॉर्मूला रहता है पेंटोज का, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड है। पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या रहेगा? C5H10O5। लेकिन डीएनए में वो क्या रहता है? C5H10O4। किसमें? डीएनए में। और आरएनए में क्या रहेगा? डीएनए में क्या रहेगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सा? डीऑक्सी। और O4 इसे डीएनए में, और ये O5 किसमें? आरएनए में रहेगा, बराबर। उसके बाद तीसरा कौन रहता है? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। H3PO4, H3 1 2 3 PO4 डबल बॉन्ड। ऐसा स्ट्रक्चर इसका किसका रहता है? फॉस्फोरिक एसिड का, बराबर है ना? है क्या? अब देखो, ये हो गया केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड का। अरे समझ में आ गया सबको? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, गौर से सुनो। न्यूक्लियोसाइड क्या है ये शब्द? न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम में आसान नहीं आता, डिफिकल्टी आता है, ये भूल जाओ। आसान का डिफिकल्ट बनता है, समझे क्या? छोटी छोटी चीजों को जो आसान लगती है उसको अच्छा बनाओ। न्यूक्लियोसाइड का मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस। कौन? शुगर और नाइट्रोजन बेस। अगर वो शुगर डीऑक्सीराइबोज रहेगा तो वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। अगर वो शुगर राइबोज रहेगा तो राइबो न्यूक्लियोसाइड, बराबर कि नहीं? तो ये किसके ऊपर होगा? शुगर के ऊपर। डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड।
राइबोन्यूक्लियोसाइड, लेकिन इधर नाइट्रोजन बेस जैसा जैसा चेंज होगा एडिनिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। समझ रहे हो? इसका चित्र निकालते हैं। ये शुगर, ये सी 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 5 हो गए, एच ओ एच 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 ओ एच CS2 OH कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S10 O5 1 2 3 4 4 हो गए, मतलब ये कौन है? C5 S10 O4। तो कौन सा शुगर है? कौन से कार्बन का ऑक्सीजन मिसिंग है? याद रखना, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डी बोले तो क्या? लैक। डी बोले तो क्या? लैक। कौन लैक? ऑक्सी। किसका लैक? राइबोस का। कौन है राइबोस? शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर। नीट का पढ़ा रहा हूं। नीट के क्वेश्चन कैसे समझे जाते हैं सॉल्व करते समय, उस तरह से उस स्टेप को फॉलो कर रहा हूं मैं टीचिंग में, ठीक है? डी ऑक्सी राइबोस शुगर। कौन से कार्बन का ऑक्सीजन मिसिंग है? कौन से? सेकेंड। कौन से? सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन मिसिंग है। C5H10O4 है। O4 समझ में आता है कि नहीं? O4। कौन से कार्बन का ऑक्सीजन मिसिंग है? सेकेंड। किसमें? डीऑक्सी राइबोस शुगर में। समझ में? अभी इसको, ये कौन से नंबर, कौन सा है कार्बन का, कौन सा नंबर है? हमेशा नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 को ही अटैच रहता है। हमेशा, ऑलवेज नाइट्रोजन बेस अटैच विथ कार्बन नंबर 1। एडेनिन अगर अटैच है, एडेनिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो, बोलो, साइड। एडेनिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो साइड। अगर थाइमिन है तो थाइमिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो साइड। अगर साइटोसिन है तो साइटिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो। अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो साइड। अगर इधर ऑक्सीजन लगा दिया तो एडेनिन राइबो न्यूक्लियोसाइड, थाइमिन राइबो न्यूक्लियोसाइड, साइटोसिन राइबो न्यूक्लियोसाइड और ग्वानिन राइबो। समझ में आ गई बातें? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम बेस है, बुनियाद है। समझेगा? ये नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा। अगर ये समझेगा अच्छा तो आगे बायोलॉजी पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। एक चैप्टर अटेंड करो आप, घर जाके बाकी का बायोलॉजी स्टडी करो, अपने आप समझेगा। अब देखो, मैं इसको फॉस्फेट लगा देता हूं, ये ना, ये कौन सा कार्बन है बोलो? 5वां है कि नहीं? 5वां। और ये कौन सा है? तीसरा। तीसरे या 5वें कार्बन को कौन अटैच रहता है? फॉस्फोरिक एसिड। कौन? फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 वाला अटैच है। ये H3PO4 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ये हमेशा 5वें या तीसरे कार्बन को अटैच रहता है। कौन? फॉस्फोरिक एसिड। अब ये कौन बना? ये पूरा कौन है? फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजन बेस कौन है? अब ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज न्यूक्लियोसाइड, प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई बातें? तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन एंड pyrimidine। शुगर कौन से? 2 प्रकार के, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। फॉस्फोरिक एसिड फिक्स H3PO4, POH डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए, फिर घर जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब ये सब होगा। ओके, तो ये केमिकल कंपोजिशन पढ़ाया। अभी एक्चुअल में हमें डीएनए और आरएनए पढ़ना है, राइट? तो अभी देखो, आज का लेक्चर कहाँ खत्म होता है? वह देखो, केमिकल कंपोजिशन है क्या? खत्म ना? यहां तक समझ में आ गई आपको सब?
न्यूक्लियोटाइड का मतलब बताओ क्या है? अब मैंने पहला आज के लेक्चर में जो बाकी सब रिवीजन लिया, हर दिन पीछे का रिवीजन होगा और आगे जाएंगे हम, ठीक है। इस मेथड में आखिर तक कोई बदलाव नहीं होगा, चैप्टर के अनुसार मेथड बदलते जाते हैं, लेकिन यही मेथड रहेगा। मतलब जो बिल्कुल बहुत ही मतलब नहीं क्या, आप लोगों को ये समझे कि ये टेक्निक है हमारा ये टेक्निक ऐसा है कि बच्चों को अपने आप वो पढ़े ना पढ़े फिर भी 250 मार्क मिलते हैं, समझे क्या? 360 में से 250 मार्क केवल वो बैठा रहे जाता रहे आगे 250 मिलते हैं। अगर बहुत अच्छा तालीम लेगा तो 360 मिलेंगे, अच्छा करेगा तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी फ्रेडरिक मेस्चर का जहां से नाम लिया मैंने, वहां से लेके अब तक जो पढ़ाया वो सिर्फ रिकॉल करो जो ब्रेन के ऊपर गया है। आप आंखें बंद करो, पहले लास्ट 2 मिनट रह गए, 1 मिनट तक आंखें बंद करो, आज के लेक्चर में जो पढ़ाया वो याद करने की कोशिश करो। स्टार्ट 1 2 3, नोट्स में मत देखो, 1 2 3। ओके रिलैक्स। देखो फ्रेडरिक मेस्चर, पर्सेल, न्यूक्लियन, अल्टमैन, न्यूक्लिक एसिड बराबर, देन न्यूक्लिक एसिड 2 डीएनए आरएनए बराबर, फिर केमिकल कॉम्बोशन, नाइट्रोजन बेस, शुगर, देन फॉस्फोरिक एसिड, ओके, फिर पिरीन, पिरीमिडीन, पिरीन, एडेनिन, गुआनिन, पिरीमिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4, राइबोज शुगर C5H10O5 और फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, फिर एडेनिन राइबो न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन राइबो न्यूक्लियोसाइड, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। ओके, समझ में आ गया? यहां तक समझ गए? अभी कल का केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्स्ट्रा लेक्चर में थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगा। मेरा सैटरडे को कभी भी लेक्चर नहीं रहेगा, समझेगा? सैटरडे संडे को मेरा लेक्चर कभी नहीं रहेगा, मेरे फैकल्टी के लेक्चर रहेंगे। सैटरडे कल आपका ऑनलाइन लेक्चर रहेगा मेरा। आपका टाइम यही रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री सर के लेक्चर रहेंगे। और जो बायो के बच्चे हैं, बायो के लिए सबको बताता हूँ, आप लोगों जिनको लिंक नहीं है वो अपने दोस्तों से लिंक ले। हमारा जो ग्रुप है 11th का, उसके ऊपर लिंक भेजे जाएंगे। एडमिशन करते रहिए, इस चैप्टर तक हम देखते रहेंगे राह आपकी। और क्योंकि जल्दी जल्दी एडमिशन होंगे, उधर फुल होता रहेगा, आप बैठे रहेंगे और आप इधर बैठोगे और एडमिशन किए बैठेंगे दूसरे लोग, 200 फुल हो जाएंगे, मैं एक भी बच्चा आगे नहीं लूंगा। तो मैं कंफर्टेबल हूँ 200 के साथ, समझे क्या? दूसरी बात यह है कि आप लोगों का ऑनलाइन लिंक जो है राव सर का, वो मैं बताऊंगा कब देंगे। लिंक तो आज मिलेगा आपको, टाइम फिक्स करो आप उनके साथ डिस्कशन करके व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे मंडे को डायरेक्टली। संडे को एग्जाम में आना है। संडे का देखो
आपको इधर आने के बाद बताया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन हॉल कौन सा है। 2 से 5 टाइम एग्जाम का रहेगा, 2 से 5। अभी कुछ बच्चे हमारे जोशी सर के पास नहीं रहेंगे, सिलेबस में आगे पीछे हो सकता है, वो तुम्हारा देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपको पेपर देना है। अगर नहीं देना है तो हमारे जबरदस्ती नहीं है, लेकिन 720 का दोगे तो वो जो पहला आएगा, फर्स्ट आएगा, उसको प्राइज दिया जाएगा, उसका मतलब सत्कार किया जाएगा। फर्स्ट जो आएगा 720 आउट ऑफ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का शेड्यूल मिला है आप सबको, शेड्यूल है आपके पास, नहीं होगा तो ऑफिस में ले लो, ऑफिस से ले लो, इधर ऑफिस है, शेड्यूल में दिया हुआ है फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का और बायो का, ठीक है। इधर आएंगे आप 2 बजे, 2 बजे से पहले आना है, 1:45 को आपको सेंटर बताया जाएगा एग्जामिनेशन का, क्योंकि अभी आपके एडमिशन नहीं हुए तो आपको मैसेज नहीं भेज सकते। जोशी सर के हॉल में कुछ बच्चे बैठेंगे, इधर कुछ बच्चे, और मेरे हॉल में बैठेंगे कुछ बच्चे, समझे ना। 3 जगह पे डिवाइड हो गए, 30 या 40 स्टूडेंट एक हॉल में रहेंगे सिर्फ, उनके लिए 2 लोग रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन बिल्कुल फाइनल एग्जामिनेशन जैसा होगा, आपको आदत और संस्कार लगाने के लिए वो सब कुछ है। हमारा सिर्फ पैटर्न नहीं रहता, पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है हिटलर की तरह होता है हमारा, समझे। चलो ठीक है।